नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच नई दिल्ली में वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा, वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में युवाओं और उनके भविष्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त। एक वर्ष से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष को देखते हुए यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की। और बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ताइवान के वाई शू और कोरिया के वाई चुंग से खेलेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से देश में उत्पन्न हो रहे अवसरों के प्रति जर्मनी की रुचि से उनका उत्साहवर्धन हुआ है। आज नई दिल्ली में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ वार्ता के बाद प्रेस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि चांसलर शोल्ज भारत जर्मन संबंधों में निहित संभावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी के संबंध मजबूत हैं और ये संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। आज की बैठक में भी हमने सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का भी लंबा इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ने से दोनों देशों को तो लाभ होगा ही, तनाव से घिरे विश्व समुदाय को एक सकारात्मक संदेश जाएगा। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष मई में छठी अंतर सरकारी परामर्श बैठक के परिणामों की प्रगति, रक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने, प्रतिभाओं की आवाजाही को सरल बनाने और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की। पिछले एक वर्ष के दौरान ये दोनों नेताओं की चौथी मुलाकात है। इससे भारत और जर्मनी के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों का पता चलता है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज भारत की 2 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। चांसलर शोल्ज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श व्यवस्था स्थापित होने के बाद ये किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने और भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं। स्किल और एजुकेशन ये अमृत काल में देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण टूल्स हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। इसलिए अमृत काल के इस प्रथम बजट में युवाओं को और उनके भविष्य को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीक की सहायता से कक्षाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार कक्षा से अलग हटकर युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने से विद्यार्थी भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण से आने वाले समय में लाखों युवा अधिक कुशल बन सकेंगे। इस बजट में स्किलिंग पर बीते वर्षों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योग सशक्त होंगे और उत्पादकों को नए बाजार भी मिलेंगे।
हमारे पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्पियों, कलाकारों के स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना इन कारीगरों को नया मार्केट भी दिलाने में मदद करेगी और इससे अनेक उत्पादों के बेहतर दाम भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत को एक विनिर्माण केंद्र के तौर पर देख रही है और भारत में निवेश के प्रति पूरी दुनिया में सकारात्मक सोच है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कुशल श्रम बल की उपयोगिता बढ़ेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर सुरुचि भाटिया आ रही हूँ कार्यक्रम अभ्यास में और हमारा विषय होगा साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। शनिवार रात को 9:30 बजे FM गोल्ड पर सुनिएगा जरूर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सभी प्रमुख दलों ने चुनाव प्रचार के शानदार समापन की तैयारियां की हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता डॉक्टर मुकुल संगमा ने संगसक और महेंद्रगंज में जनसभाएं की। पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक जनसभा की। मेघालय में 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 3,419 मतदान केंद्रों पर सुचारू मतदान के लिए मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। राज्य में मतदान सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। सोमवार को होने वाले चुनाव में 21 लाख से अधिक मतदाता वोट डाल सकेंगे। नागालैंड में प्रचार में कुछ ही घंटे शेष रह जाने को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मतदाताओं को आकर्षित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राज्य में 60 सीटों की विधानसभा में से 59 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 13 लाख से अधिक मतदाता 183 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के 12 दलों के उम्मीदवार अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संवेदनशील मतदान केंद्रों को सीसीटीवी व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। पूरे नागालैंड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 305 कंपनियां तैनात की गई है। प्रदेश में सभी महिलाओं द्वारा परिचालित मतदान केंद्र, 4 विकलांग मतदान केंद्र और 15 मॉडल मतदान केंद्र भी है। आसानों के साथ मैं मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में लौरिया में एक जनसभा में श्री शाह ने आज कहा कि नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं और उन्होंने इसी लालच में राज्य में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ संबंध तोड़े। श्री शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया है। श्री शाह ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन तेल और पानी के मिश्रण जैसा है जिनका कभी मेल नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा की कीमत राज्य के लोगों को चुकानी पड़ रही है क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रही। सदन के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो लोग महिला राज्यपाल का सम्मान नहीं कर सकते वे राज्य की महिलाओं का सम्मान भी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि राज्य की डबल इंजन सरकार प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और उत्तर प्रदेश अब भारत के विकास का वाहक बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच बदली है, लेकिन विपक्ष इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि राज्य प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक में शिवमोगा में
3600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री शिवमोगा हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे और शिवमोगा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान योजना की 13वीं किस्त भी जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत लगभग 16,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले के खजनी विधानसभा क्षेत्र में बेलघाट से सीकरीगंज तक की 8 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने का कार्य पूरा होने पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद प्रवीण निषाद के ट्वीट पर श्री मोदी ने कहा कि देश की समृद्धि के लिए संपर्क सुविधा का बेहतर होना आवश्यक है और केंद्र सरकार इस कार्य को प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता के पैमाने पर देश के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में अग्रणी बनाए रखना दिल्ली विश्वविद्यालय समुदाय का कर्तव्य है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 99वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को अन्य विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थानों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की अपनी अनूठी पहचान है और इसकी विविधता में पूरा भारत प्रतिबिंबित होता है। एक वर्ष से चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष को देखते हुए यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोपीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष स्वीडन ने बताया कि नए प्रतिबंधों में युद्ध का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर सीमित प्रतिबंध लगाना शामिल है। अमेरिका ने भी कल सैकड़ों रूसी कंपनियों, बैंकों, निर्माताओं, व्यक्तियों और प्रतिबंधों के दौरान रूस को सहायता देने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध की घोषणा की है। इन प्रतिबंधों से रूस के सबसे बड़े गैर सरकारी बैंक सहित लगभग 12 वित्तीय संस्थानों तथा सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स आयातकों और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक कार्बन फाइबर के उत्पादकों पर असर पड़ेगा। शंघाई में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर आयोजित प्रदर्शनी में शामिल 40 से अधिक देशों ने मोटे अनाज से तैयार आहार की प्रशंसा की है। इस प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किया था। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा कई राजनयिक भी शामिल हुए और उन्होंने इस पहल के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर नंद कुमार ने बृहस्पतिवार को 300 से अधिक राजनयिकों और चीन के शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में आज भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी का मुकाबला ताइवान के वाई शू और कोरिया के वाई चुंग से होगा। सेमीफाइनल भारतीय जोड़ी ने कल भारत के अर्जुन काधे और ऑस्ट्रिया के मैक्स न्यूक्रिस्ट की चौथी वरीयता जोड़ी को 7-6, 4-6, 10-2 से हराया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आज शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। ये महोत्सव इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर और विविधता का अनुष्ठान और चेतनाओं का महापर्व है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में संगीत और नृत्य प्रस्तुति, कला प्रदर्शनी और खाद्य उत्सव सहित कई कार्यक्रम होंगे। इनमें शास्त्रीय गायक राशिद खान, महेश काले, शंकर महादेवन, तबला वादक पद्मश्री विजय घाटे, बांसुरी वादक पंडित राकेश चौरसिया, शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री मृणमयी देशपांडे, भार्गवी चिरमुले, प्रार्थना बेहेरे जैसे कलाकारों की प्रस्तुतियां शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच नई दिल्ली में वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा, वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में युवाओं और उनके भविष्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त। एक वर्ष से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष को देखते हुए यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की।
और बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ताइवान के वाई शू और कोरिया के वाई चुंग से खेलेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।